नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक अहम खबर का दिन है क्योंकि आज नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होने वाला है। हमारे समय के मुताबिक 2:30 बजे इस पुरस्कार का ऐलान हो जाएगा और पूरी दुनिया इस वक्त देखना चाहती है कि इस बार इस समिति ने ये नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार किसको दिया है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो खुद को शांति का मसीहा बताते आ रहे हैं। वो भारत पाकिस्तान का युद्ध, रूस यूक्रेन की जंग, इजराइल हमास का संघर्ष, साथ साथ युद्ध रुकवाने का वो दावा करते हैं। अब हकीकत तो ये है कि इन सभी जगहों पर फिलहाल शांति कायम नहीं हो पाई है और ना ही ट्रंप ने अभी तक कोई ऐसी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन फिर भी अब ट्रंप बिजनेसमैन रहे हैं तो उनकी ये शिकायत है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा को पुरस्कार मिल गया था बिना किसी वजह से, लेकिन मैं तो इतना काम कर रहा हूं तो मुझे तो मिलना चाहिए। लेकिन ट्रंप के लिए थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर, बराक ओबामा, ये सारे वो लोग हैं राष्ट्रपति जिनको ये मिल चुका है पुरस्कार अमेरिका के। इस सूची में उनको शामिल होना है किसी भी तरीके से। तो आप देखिए 2:30 बजे तक ये खबर आती है तो डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हैं या मायूस होते हैं। वो तो ये भी कह चुके हैं कि अगर ये पुरस्कार मुझे नहीं मिला तो ये अमेरिका का अपमान होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को ये लोग पुरस्कार दे देंगे जो मेरे दिमाग पर किताब लिख देगा, लेकिन मुझे ये पुरस्कार कभी नहीं मिलेगा। अब हमारी जानकारी तो कुछ ये भी कह रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ जानते बूझते क्यों इतना माहौल बना रहे हैं, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और नियमों के मुताबिक तो जब ट्रंप राष्ट्रपति बने इस साल 20 जनवरी को, जब उन्होंने शपथ ली, उसके 11 दिन बाद यानी 31 जनवरी 2025 तक नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख थी। तब तक तो ना कोई जंग हुई थी ना इन्होंने रुकवाई थी, भारत पाकिस्तान की तो हुई ही नहीं थी। तो जब उनका नॉमिनेशन ही बाद में हुआ तो इस साल का नोबेल पीस प्राइज के लिए वो कंटेंडर भी कैसे है, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन फिर देखिए डिप्लोमेसी और बड़ी बड़ी शक्तियों की ताकतें जो हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं। कई बार कुछ नियम भी कुछ नहीं रह जाते जब देना ही होता है किसी को। तो एनीवे ये हमको आपसे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन ट्रंप जो एक बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं शांति लाने का दुनिया में, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं और वो है गाजा में ट्रंप जो है वो लगातार अपनी तरफ से दबाव बनाए हुए हैं कि मैंने जो ये 20 पॉइंट का पीस फॉर्मूला दिया है इस पर अमल हो। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पहले चरण पर दोनों पक्ष राजी हो गए, मतलब हमास और इजराइल। लेकिन इस बीच गाजा में सीज फायर से पहले एक बार फिर इजराइल ने उत्तरी गाजा पर हमला कर दिया और इस हमले में 30 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी मलबे में अभी भी दबे हुए बताए जा रहे हैं। आईडीएफ यानी इजराइल की सेना ने यह कहा है कि यह हमला उसने हमास के ऊपर किया था, वहां के सिविलियंस के ऊपर नहीं किया था। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच शांति समझौता तो हो चुका है, दस्तखत तो हो चुके हैं, लेकिन इसको इजराइल की कैबिनेट से फिलहाल पास नहीं किया गया है। जब तक इजराइल की कैबिनेट से इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक इजराइल बमबारी रोकेगा नहीं। अब उसमें देरी क्या है ये हम लोग अभी बात करते हैं। लेकिन मैं आपको नोबेल पर एक बार ट्रंप की बात सुनवा देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं तो ये अमेरिका का अपमान है और बराक ओबामा ने तो कुछ नहीं किया दुनिया के लिए, उसको दे दिया तो मुझे क्यों नहीं देते। तो आइए पहले एक राउंड की बात हम इसी पर कर लें। साहब आज ट्रंप को सब दिलवा दीजिए, नोबेल दिलवा दीजिए, खत्म तो हो ये किस्सा। हाँ देखिए वो तो बहुत इसके लिए ईगर भी हैं लगातार। मतलब ऐसा होता कि सबकी इच्छा भी होती होगी, लेकिन इतना एक्सप्रेसिव जो एटीट्यूड है उनका वो शायद ही कब होता हो। आपने इसका जिक्र कर दिया, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जब उसका नॉमिनेशन जब हुआ तब तो राष्ट्रपति बने थे। हाँ ठीक है, अब उसके बाद नॉमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये भी बात मानकर चलिए कि कानून जो है ना बड़े लोगों के लिए नहीं होते, बड़े लोग कानून से ऊपर होते हैं। मगर क्या इस बार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, मैं इस पर नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से वो बने हैं राष्ट्रपति, उस कामयाब हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि युद्ध रोके जाए, समझौता किया जाए। और जब बाइडेन साहब थे तो उनके बाद जब ट्रंप साहब आने वाले थे तो उन्होंने कहा था बाइडेन ने युद्ध करवाए हैं और हम युद्ध रुकवाने में लगेंगे। और वो तमाम पूरे 1 साल, मतलब 6-8 महीने जितने भी हुए हैं, उसमें ये कोशिश करते रहे। इसमें कोई शक नहीं है। वो हाइपर बोल करते हैं, मतलब बात अलग है, बड़बोलापन है। भाई पुतिन को बुला के मिलना, मतलब पुतिन से मिलना भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि पुतिन के साथ मुलाकात की, नेतन्याहू को लेकर, और जिस तरह से दबाव भी बनाया है। मतलब भले वो हमास पर दबाव हमें दिख रहा है, लेकिन उस पर भी जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन पर भी दबाव बनाया है। यूक्रेन को लेकर भी वो लगातार
जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात की। सर, गाजा वाले में तो मानना पड़ेगा कि ये ट्रंप का दबाव और ट्रंप की, पहले मैं आपको उसकी कुछ डिटेल्स भी दूंगा, पहले ये नोबेल पीस प्राइज के बारे में आपको बता दूं। इस बार कुल 338 दावेदार हैं, जिनमें 244 इंडिविजुअल्स हैं और बाकी 94 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रंप का नाम इस लिस्ट में नहीं है, हमारी जानकारी तो ये कहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छप रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान का भी अपमान होगा। इस साल के नोबेल प्राइज के नॉमिनेशंस 31 जनवरी को फाइनल हो चुके थे। तब तक कोई सिलसिला ही नहीं था डोनाल्ड ट्रंप का इस लिस्ट में आने का। एनीवे, अब आगे क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ये नाम, जो लोग दावेदार होते हैं, मतलब जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो लिस्ट कभी बाहर नहीं आती, उनको भी नहीं पता होता कि वो नॉमिनेटेड है। ऐसा नहीं कि पहले बता दिया गया कि साहब आपका नाम लिस्ट में है। अब पाकिस्तान ने भले हम डोनाल्ड ट्रंप को कहा हो कि इनको नॉमिनेशन इनका होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उनके ऑफिशियल लिस्ट में वो आ गया है, आपने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, उनकी लिस्ट में है कि नहीं ये नहीं कोई जानता। इसके बाद जो है दूसरा, पर्सनल एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन कोई दे नहीं सकता। तो ट्रंप लाख बार दावे कर लें कि मुझे मिले, उसका कोई वजन नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कहा 31 जनवरी को रात 12 बजे नॉमिनेशंस जो थे वो क्लोज हो गए थे, और ये 20 जनवरी को तो राष्ट्रपति बने ही थे। इनको किस किस ने नॉमिनेट किया है? इनका नाम चलाया पाकिस्तान ने, इनकी बात की नेतन्याहू ने, अभी कहा है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इनका नाम कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने, अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने, इन सब लोगों ने इनका नाम दिया है। इनके अपने मिडिल ईस्ट के जो एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। लेकिन सवाल क्या, पाकिस्तान ने ट्रंप को बेवकूफ बनाया क्या? अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है ट्रंप का नाम 2026 के लिए दिया पाकिस्तान ने, और ये अभी इतना इन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के लोगों ने दे सकते ना। जब 31 जनवरी को वो बंद हो गया नॉमिनेशन, तो वो अपनी तरफ से जो देंगे वो कायदे से ही देंगे ना। 2026 के लिए अब चल रहे होंगे ना नॉमिनेशन। तो ऐसा है कि जिमी कार्टर को जो है वो, जब वो राष्ट्रपति भवन में थे तब उनको नहीं मिला था। जिमी कार्टर को मिला था जब वो राष्ट्रपति पद से हट गए थे, जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, और इसी आधार पर दिया गया था कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए बहुत काम किया है। तो इसी संदर्भ में कल एक नोबेल प्राइज से जुड़े हुए, उन्हें डायरेक्टली तो नहीं बट उससे जुड़े हुए एक ऑफिशियल्स का आया था कि ये आगे के लिए ट्रंप के लिए हो सकता है, ये काम आ जाए चीजें। लेकिन ये बात सही है कि नोबेल की जो कमेटी है उसको वहाँ की पार्लियामेंट, नॉर्वे की पार्लियामेंट तय करती है, और इसमें व्यक्तिगत इंटरफेरेंस के लिए कोई ऐसी जगह बनती नहीं है कि यदि आप कह देते हैं तब मिल जाएगा, या 2 स्टेट या 4 स्टेट। आप एक चीज और देखिए, कोई भी नाटो का बड़ा देश जिसे हम कहते हैं, उसने किसी ने इस पर नहीं किया है, रादर इसका मजाक उड़ाया है, हल्की फुल्की बातों में मजाक उड़ाया है। खास करके फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो है, हम कह सकते हैं कि एक ढंग से इस पर तंज कसा है नोबेल प्राइज को लेकर के ट्रंप को लगता है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स तो ये निकाल ले जाते हैं, जिमी कार्टर निकाल ले गए, बराक ओबामा निकाल ले गए, ये जो है ये हमारी पार्टी में है, हमको ये नहीं हुआ है। तो ये हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि उनको लग रहा है कि हम यदि राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं तो कई चीजें ट्रंप के साथ गलत चीजें भी जुड़ी हुई हैं, खास करके उनका सेक्स स्कैंडल वगैरह। जैसे ही आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें धुल जाती हैं। इन सब चीजों का जो पीस एफर्ट हो रहा है उससे कुछ नहीं, लेकिन उनको इमेज की है, अपनी इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं उस दिशा में भी कह भी नहीं रहा। जो चीजें आपके साथ गलत जुड़ी हुई हैं वो कई बार धुल जाती हैं कि इस आदमी को ये नोबेल प्राइज विजेता है। रही बात क्या वाकई हुआ है, ऐसा किया है क्या उन्होंने, ट्रंप ने वाकई ऐसा किया है क्या? ईरान पर आप बमबारी करते हैं, जो टेररिस्ट, सब पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल सोर्स ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर आप बेस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि नहीं होगा तो वो हाल कर देंगे, बुरा से बुरा हाल कर देंगे जी। तो ये पीस की तरफ तो रास्ता कहीं से नहीं जाता है। हाँ, नहीं, वो उनका वो है कि मैंने कॉन्फ्लिक्ट रुकवाई, वो उनको जो गिना रहे हैं ना, वो उसके लिए वो चाहते हैं उनको मिले। वो भी नहीं रुका है। हाँ, नहीं, वो नहीं रुका, अभी गाजा वाला भी कहाँ हुआ उसका अपडेट मैं आपको देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की और खुद उन्होंने इसके बारे में एक्स पर पोस्ट करके बताया, स्पोक टू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन द सक्सेस ऑफ हिस्टोरिक गाजा पीस प्लान। प्रधानमंत्री ने इसको हिस्टोरिक, ऐतिहासिक पीस, शांति की पहल, सिर्फ एक लाइन सर पूरा पढ़ तो दूं। उन्होंने कहा, और
खास बात उन्होंने कहा, स्पोक टू माय फ्रेंड, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मैंने बात की। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई हफ्तों के बाद आया है माय फ्रेंड वाला शब्द जो है इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री फोन पे बात भी कह रहे हैं, ट्रंप को दोस्त भी कह रहे हैं, गाजा पीस प्लान को ऐतिहासिक भी कह रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, ऑल्सो रिव्यूड द गुड प्रोग्रेस अचीव्ड इन ट्रेड नेगोशिएशंस। आपकी व्यापार समझौते को लेकर जो बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसमें काफी अच्छी प्रगति हमको मिल रही है और आने वाले हफ्तों में हम संपर्क में रहेंगे। अब ये तो बड़े दोस्ताना माहौल में किया गया पोस्ट है, ये क्या वाकई हमारे संबंध इस वक्त अमेरिका के साथ ऐसे हो गए? इसमें एक आपको छोटी सी चीज बताता हूं, एक पॉजिटिव नोट पर जो आई डेवलपमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हमने कल आपको बताया था, एक्चुअली सब जगह ये खबर थी कि अमेरिका पाकिस्तान को एमरैम मिसाइल्स देगा। वो मिसाइल जो उसने बालाकोट वाला जो स्टैंड ऑफ हुआ था हमारा पाकिस्तान का 2019 में, उसने हमारे ऊपर चलाई भी थी। अब आज भारत में अमेरिकी एम्बेसी ने इस बात का खंडन किया कि ये जो खबरें चल रही हैं ये निराधार हैं और हमने जो संशोधन किया है अपने किसी कानून में जिसके तहत पाकिस्तान एलिजिबल हो गया है ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, उन्होंने कहा उसमें कहीं एमरैम का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं है और हम कोई ऐसी चीज नहीं करने जा रहे जिससे पाकिस्तान की अभी की जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें इजाफा हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी में इजाफा हो। यह स्पष्टीकरण अगर अमेरिका को देना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके साथ संबंधों को कुछ वैल्यू देता है ना, वो चाहता नहीं कि इससे माहौल खराब हो। इसमें ऐड किया है कि जो हार्डवेयर की रिपेयरिंग वगैरह है, हम वही फैसिलिटी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर की रिपेयरिंग तक है, न्यू आर्म सप्लाई की नहीं है। दूसरी बात, बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, ये जो समझौता हुआ है वो नोबेल प्राइज के डिक्लेरेशन की पूर्व संध्या पर हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आप कह रहे मोदी जी ने भी इसमें नहीं अपनी आहुति दे दी? मैंने मोदी जी की नहीं कही। हाँ। ये जो गाजा पर जो ट्रूस हुआ है, ठीक है, वो भी इसकी पूर्व संध्या पर। पहले मोदी जी वाला ट्वीट समझाइए, क्या इस भाषा को पढ़ के क्या लगा? मोदी जी को पता है कि नहीं मिलने वाला है पीस प्राइज, तो उन्होंने कहा चलो बोलने में क्या जाता है। तो नोबेल का नाम देखिए, बहुत सारी बातें इसमें है। ये भी बात है कि नॉर्वेजियन कमिटी जो है वो एक हफ्ता पहले ही इस बात का तय कर चुकी है कि नोबेल प्राइज किसे दिया जाना है, 338 जो नॉमिनेशंस आए थे उसमें से। दूसरा, इस बात को लेकर भी बड़ी अजीब सी चीज़ है कि नॉर्वेजियन कमिटी ये जो तय करती है नोबेल पीस प्राइज, आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी को कभी नहीं दिया, 5 बार नॉमिनेट हुए महात्मा गांधी और उसके बावजूद उनको ये पीस प्राइज नहीं दिया गया। उनसे ज्यादा कोई एलिजिबल मुझे नहीं लगता कि इस चीज सर गांधी के साथ तो ट्रंप का नाम मत जोड़िए अभी। मैं कह रहा हूं कि कमिटी की बात दिया नहीं दिया ट्रंप तो अलग बात है, लेकिन कमिटी की बात कर रहा हूं। दूसरा, अमेरिका को जो लोग जानते हैं सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर अमेरिका है, उसने पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए हैं और ये माना जाता है कि वो उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने अलग अलग जगह पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट खड़े, पहले आग लगाता है फिर बिना बुझाए भाग जाता है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उनके द्वारा खड़े किए गए। तो ऐसे में क्या अमेरिका जो है किसी भी तरह से पीस प्राइज के लिए एलिजिबल, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का कोई भी व्यक्ति जो है उनकी हरकतों के कारण पीस प्राइज के लिए जो है वो एलिजिबल होना चाहिए। ट्रंप को नहीं मिल रहा ना, मतलब 2:30 बजे हम यही खबर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि तय हो चुका है ये, देखिए सारी चीजें। समीर जी, ट्रंप का नोबेल की आस और प्रधानमंत्री का ट्वीट। देखिए, अब अमेरिका के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो दुनिया को इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि भाई कौन राष्ट्रपति बनेगा। अब दुनिया को क्यूरियोसिटी कि भाई ट्रंप को नोबेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ट्रंप ने इस तरह से दुनिया में इस बात को जिक्र कर दिया और 1901 से लेके अगर 2024 तक देखें तो 141 नोबेल पीस प्राइज मिले। पहली बार है कि दुनिया में इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी और किसी राष्ट्रपति ने जैसा बच्चा जिद करता ना खिलौने के लिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, वैसे ट्रंप साहब अड़ा गए कि मुझे तो चाहिए मतलब। तो अब नोबेल पीस प्राइज कमेटी को भी टेंशन होगा, देंगे तो तकलीफ, कहेंगे अच्छा नोबेल के ट्रंप साहब के दबाव में दे दिया, इन्होंने कोई सेटिंग कर ली, दे दिया। ना देंगे तो फिर ट्रंप साहब तो कहाँ हिसाब चुकता करेंगे नॉर्वे के साथ। उनको ये भी डर है कि इतनी छोटी कंट्री है, अमेरिका से भीमका से कैसे लड़े। तो मतलब एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, बेचारे वो परेशान है, अब क्या करेंगे। इस संदर्भ में उनको सबसे बड़ी चुनौती इस साल मिल रही होगी तय करते हुए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत आसान नहीं, इस पे टैरिफ तो नहीं लगा देंगे नॉर्वे पे? क्या लगाएंगे बेचारा नॉर्वे को, तो इतना तो वो नहीं करेंगे फिलहाल। उन्होंने जब कह दिया कि मैं बहुत इच्छुक नहीं, मतलब वो नहीं हूं। देखिए, अब ट्रंप साहब भले कहीं अमेरिका का अपमान होगा, वहां हिंदुस्तान जैसा जातिवाद नहीं है, वरना अगर ट्रंप साहब दलित होते तो कहते कि पूरे दलित समुदाय का अपमान है, नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। उन्होंने अमेरिका तक इसको सीमित रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी आज मुझे लग रहा है ट्रंप साहब की मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप साहब ने 20 जनवरी को पद ग्रहण किया था उसके बाद तमाम स्थितियां हुई है। निश्चित रूप से हर साल मिलता है, ऐसा नहीं कि 5 साल में एक बार आने वाला है, कोई चुनाव तो है नहीं। इस साल नहीं तो अगले साल ट्रंप की दावेदारी बढ़ी जाएगी। उनको तो अभी चाहिए ना, लेकिन अब आप फिर लॉजिक ले आए बीच में, बात ट्रंप की हो रही है।
भाई तो ट्रम्प के मतलब 3 साल है एज राष्ट्रपति, ऐसा तो नहीं कि उनका आखिरी कार्यकाल का आखिरी साल है कि अभी सर, मिलेगा। एक बार ये जरा सर ये जहां पोस्ट तक प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट की बात है, मैं उस पर भी जिक्र कर देता हूं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, वो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से बात की है, तो मुझे लग रहा है उसका भी एक बहुत असर है। 2 चीजें बताता है कि पिछले अगर देखेंगे तो कुछ समय प्रधानमंत्री मोदी ने 2 या 3 बार ट्रम्प से बात कर ली है, तो ये बता रहा है कि ट्रेड डील की तरफ भारत और अमेरिका आगे काफी बढ़ चुके हैं। सर डील तो बात की बात है, पहले वो 25% की पेनल्टी उसका क्या होगा, पहले तो वो हटती है ना, ये बात प्रधानमंत्री मेन मोदी चीज वो है। नहीं, एक बार कंप्लीट कर, कल ये बात प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि भाई 25% की जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगी हुई और जिस तरीके से मेडिसिन पे लेके 100% का जो बाद में कर दिया गया था, तो निश्चित रूप से हमारे H1B है, चाबहार का मामला है, सारी सब बात कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है सबका सॉल्यूशन निकलेगा आने वाले दिनों के अंदर। कल भी अमेरिकन प्रशासन ने 50 इंडिविजुअल्स पर कंपनी से रिलेटेड हैं, जो ईरान में तेल सप्लाई से रिलेटेड हैं, उनको सैंक्शन किया है। इसके अतिरिक्त कंपनी के ट्रेड को भी सैंक्शन किया है। नहीं तो मैं इसमें जिससे भारत के लिए ही उसमें पहली बात, दिक्कतें पैदा हो प्राइम गई। मिनिस्टर ने अगर कोई पोस्ट किया है, ये कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये काम नहीं होते, विजय जी ज्यादा बताएंगे। भाई ये भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कह रहा है तो भारत कह रहा है, ये भारत की डिप्लोमेसी कह रही है ये बात। उसमें अगर उनकी इंडिविजुअल टर्म्स का हवाला माय फ्रेंड कहा जाए, उनकी एक पीस इनिशिएटिव को ऐतिहासिक कहा जा रहा है, मतलब हमें कुछ वहां से पॉजिटिव सिग्नल आ रहे होंगे, तभी तो हम यहां से इतनी अच्छी मैसेजिंग कर रहे हैं। जाहिर इससे ज़्यादा मैसेज क्या हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर, और उसमें भी माय फ्रेंड कहना, मतलब बहुत लंबे समय बाद ये माय फ्रेंड हुआ। अभी शब्द पिछले इस्तेमाल दिनों हुआ भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, तब भी नहीं कहा था उन्होंने माय फ्रेंड। और जिस तरह से बात हुई है, देखिए ये वाला तो इम्पोर्टेंट हुआ ही है, आप चाहे कुछ भी कह हम लें। अपीजमेंट तो नहीं कर रहे ट्रम्प का? नहीं, अपीजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधरता जाता है। डिप्लोमेसी में यही होता है ना, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, वो सब चलता रहता है। बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ग्रे एरिया पे चला कीजिए डिप्लोमेसी को। डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कौन सा काम हो रहा है। और अभी भारत को भी लग रहा है अपीजमेंट के साथ साथ कि भाई जो ट्रेड डील में जो पेनल्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो यदि कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो तो हमारे फ़ायदे के लिए होगा ना। और वो जो दीना का लाल जो मचला हुआ है खिलौने के लिए, तो अब उनको कैसे ठीक किया जाए। सुनी होगी ना वो कविता आपने, मचल गया दीना का लाल, मैं तो वही खिलौना लूंगा जो मचल गया दीना का लाल। क्या सर है? तो वो बड़ी बात है, लेकिन इतना जल्दी इतना आसानी से भी नहीं होने वाला। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है, इसका कोई मैसेज तो है ही, बिना कुछ तो पीछे हुआ है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। और देखिए ये गाजा वाली मुद्दे पर प्रधानमंत्री बार बार, इससे पहले भी एक ट्वीट किया था, पहले भी किया था कि ये बहुत अच्छी पहल है राष्ट्रपति ट्रम्प की। इस पहल की हम मुझे 2 ट्वीट याद आ रहे हैं। उस समय की एक्सरसाइज पर भी उन्होंने ट्वीट किया था कि आप एक पोस्ट उन्होंने और किया प्राइम मिनिस्टर ने, और इसमें उन्होंने लिखा, कॉल्ड माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टू कांग्रेचुलेट हिम ऑन द प्रोग्रेस मेड अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान। फिर अंत में उन्होंने कहा कि वेलकम द एग्रीमेंट ऑफ द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, enhanced humanitarian assistance for the people of Gaza, or also reaffirmed that terrorism in any form or manifestation is unacceptable. नेतन्याहू को भी दोस्त कहा, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है ये भी कहा, हॉस्टेज छोड़े जाएंगे ये भी कहा। तो ये तो तीनों इजराइल के पक्ष वाली बात हुई। गाजा के लिए उन्होंने क्या कहा? गाजा के लिए उन्होंने कहा कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लोगों तक पहुंचे, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत में लोग इससे बड़े नाराज हुए, कांग्रेस पार्टी बड़ी नाराज है। कांग्रेस पार्टी के लीडर जयराम रमेश ने कहा, ये तो शर्म की बात है कि आप नेतन्याहू जैसे जो आदमी जेनोसाइड कर रहा है वहां पर, उसको आप अपना दोस्त कह रहे हैं, और गाजा राष्ट्र कैसे बनेगा इसके बारे में 2 शब्द आपसे नहीं कहे जा रहे। तो इसकी भी आलोचना की जा रही है। राहुल जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें, एक तो ट्रंप के जो स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन है उसका भी एक पार्ट है कि आप टैरिफ लगाएं और दबाव डालें और ये सब कुछ करें, और भारत इस चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझता है। एक अभी जो एक एक्स एम्बेसडर है अमेरिका के, उन्होंने, भारत के एम्बेसडर थे वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि आप बहुत सरप्राइज नहीं होइए कि एक दिन जो है ट्रंप जो है वो भारत आ जाए और यहाँ अनाउंस कर दें डील। नहीं, लेकिन अभी वाली तो कैंसिल हो गई, अभी नहीं है उनकी। हो सकता है ऐसा भी। ये मैं आपसे ये नेतन्याहू वाला मसला पूछ रहा था। नेतन्याहू, देखिए, अमेरिका इजराइल को हमेशा से बैक करता रहा है, और कोई कुछ भी कहता रहे, इजराइल अमेरिका की बैक के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस तरह की वो स्थिति में है, अगर आप ये बोलें कि इजराइल अकेले जो है वहाँ पर सब कुछ कर पाएगा या लड़ पाएगा सारे
जो उसके आसपास के नेशन है, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका ने उसे ना केवल यूएन में हमेशा प्रोटेक्ट किया बल्कि बाकी जगह क्या प्राइम मिनिस्टर ने अपने पोस्ट से ये बताया कि हम इजराइल के ज्यादा क्लोज हैं, जैसा आरोप उन पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है? देखिए, इजराइल ने आपको हमेशा मदद की, आप करगिल में थे तब उन्होंने मदद की, आपने बाकी जितनी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें मदद की, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इजराइल से हम दूर हैं? क्या जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त क्या आपके इजराइल के साथ रिश्ते खराब थे? अच्छे रिश्ते थे। इजराइल जो है तब भी मदद करता था। अगर हम पार्टनर्स गिने या फिर दोस्त गिने भारत के, तो उसमें इजराइल एक प्रमुख कंट्री है। बात करते हैं बिहार इलेक्शन के अपडेट की। बिहार में एनडीए में टिकट विवाद सुलझने की कोशिशें तेज हो गई और दावा किया जा रहा है कि सुलझ ही गया है। पटना में जो डिप्टी सीएम है बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, उनके घर पर एनडीए की एक बैठक अभी चल रही है, थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, जिसमें जेडीयू के अध्यक्ष बीजेपी के उमेश कुशवाहा, बिहार के उमेश कुशवाहा, संजय झा, लल्लन सिंह, विजय चौधरी और ललन सराफ, ये प्रमुख नेता मौजूद हैं। बिहार के बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, ये वो भी सम्राट चौधरी के घर पहुंचे हैं और इन सारे नेताओं के बीच में सीट बंटवारे को लेकर अहम चर्चा चल रही है। इससे पहले विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलने उनके घर पर गए थे। नित्यानंद राय जो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के नेता, उन्होंने आज फिर चिराग पासवान से मुलाकात की। कल भी उनके घर जाकर दिल्ली में मिले थे। 24 घंटे में नित्यानंद राय की चिराग पासवान के साथ चौथी बैठक हो रही है। इस पर एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। चिराग पासवान से पहले जो लोग डील कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान तो मुख्य प्रभारी हैं, मेन पर्सन है बीजेपी के बिहार में, उनके अलावा विनोद तावड़े, उनके साथ बातचीत में ये संतुष्ट नहीं थे, कुछ लोगों ने तो कहा नाराज थे। इसके बाद नित्यानंद राय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप चिराग से बात कीजिए, क्योंकि इनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं, तो इसीलिए नित्यानंद राय बार बार उनसे जाकर बात कर रहे हैं। इसके बाद दोनों नेता आज मीडिया के सामने आए और चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत हमारी अंतिम दौर में है और हर चीज की पूरी डिटेल में चर्चा हो रही है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो और जल्द ही हम तालमेल का, सीटों का जो है ऐलान कर देंगे। सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान, हाँ, वो हनुमान वाली बात मुझे जी ने याद दिला दी। वो बार बार प्रधानमंत्री को बीच में इसलिए ले आते हैं, मुझे लगता है ये भी दबाव बनाने के लिए होता है कि भाई मैं तो उनके लिए काम करता हूँ, ये सब चीजें तो छोटी चीजें हैं। लेकिन झगड़ा केवल चिराग पासवान के साथ ही नहीं चल रहा, जीतन राम मांझी के साथ भी बातचीत चल रही है। जीतन राम मांझी के बेटे और उनकी पार्टी के नेता संतोष सुमन, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इंडिया टीवी से कहा कि सीट शेयरिंग की बातचीत अंतिम राउंड में है, करीब करीब हमारी सहमति हो गई है और आज शाम तक आपको हम पक्की खबर दे देंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय हो पाया है, कोई समाधान निकल पाया है? क्योंकि बैठकें कई बार हो चुकी हैं। कमोबेश हम मान के चलें कि हो ही गया है, आखिरी राउंड का बात होनी है और आज रात तक हम लोग सब मुहर लगा देंगे और सब ठीक रहेगा, ऑल इज वेल है। हाँ, क्योंकि 3 राउंड की बैठक पहले भी हुई है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी जी का भी जो बयान निकलकर सामने आया, नाराज़गी कहीं ना कहीं दिख रही थी। तो क्या उम्मीद की जाए, कितनी सीटों को लेकर अब तक सहमति बनी है और आज क्या उम्मीद है? देखिए, नाराज़गी कुछ भी नहीं है और सहमति बनना ना बनना, जब फाइनल जब तक नहीं कुछ होता है ना, उसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आज फाइनल हो जाएगा? हाँ, अभी तो 2-3 राउंड की बात होगी और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी वार्ता होगी, अभी कहीं और हम जा रहे हैं, तो आज होना है, आज शाम रात तक सब हो जाएगा। मांझी जी ने 15 सीटों की बात कही थी कि 15 से कम में चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक उम्मीद की बात है तो आपने बोला कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने अपनी उम्मीद बता दी और कार्यकर्ताओं की भावना बता दी। बाकी अभी हम इस पर कोई ज़्यादा विचार नहीं कर सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं जब तक कोई फाइनल बात नहीं हो जाए। तो वो भी कह रहे हैं कि बातचीत हो जाएगी, तो बाहर निकल के सब बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं।
अंदर लेकिन शायद इतने अच्छे माहौल में बात नहीं होती जितना कैमरों के सामने बताया जाता है। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, अब जनता दल ने तो बहुत स्पष्ट बोल दिया भारतीय जनता पार्टी से कि भाई पहले आप चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को सीटों पर एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप और हम बैठ के बात कर लेंगे, पहले इन तीनों को अब निपटाइए। अब समस्या है चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि भाई हमारे पास सांसद है और 5 सांसद के हिसाब से 30 कम से कम हमें लोकसभा विधानसभा सीटें लेना है। अब वो कह रहे हैं कि जो 30 सीटें हमें चाहिए वो हमें आप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 20 से 22 से के ऊपर बढ़ नहीं रही है, तो चिराग पासवान ने दूसरा पासा फेंक दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि ठीक है, मैं 20-22 सीटें पे मान जाऊंगा, लेकिन फिर 20-22 सीटें वही होना चाहिए जो मैं चाहता हूं। अच्छा, वही उनकी लोकसभा सीटें के उसमें से हमको लगता है कि 100% उनका स्ट्राइक रेट रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ये कमिट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें से कई सीटें भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, कई जेडीयू के विधायक है। वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कैसे छोड़ेंगे? जेडीयू ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि भाई जो हमारी विनिंग सीट है, चिराग पासवान अगर वो मांगेंगे तो हम देने वाले नहीं है, उस पर हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, हम वो सीट छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये मामला आ गया। उधर गया के सांसद अपने जीतन राम मांझी कहते कि साहब मैं भी सांसद हूँ एक सीट से, तो कम से कम एक लोकसभा में 6 सीटें आती है, तो 7 तो देने का कष्ट करो आप मेरे को। मैं 15 का ट्वीट करता हूँ, कम से कम आधी कर दो आप, 7 तो मेरे को दे दीजिए। मांझी साहब बोले, वो 7 पे अड़े हुए। अभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल स्टेज पर किसी का भी नहीं हुआ है, बातचीत तमाम चल रही है और आज अंतिम फैसला अमित शाह जी लेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि 22 सीटें और 24 सीटों पर अगर मैं जाता हूं तो चुनी हुई सीटें जो मेरी है उस पर मुझे आप अगर लड़ने की अनुमति देंगे तो मैं मानूंगा, या 30 सीटें मुझे आपको देना पड़ेगी। अब आज रात को अमित शाह जी की बैठक होने वाली है, उसमें तय होगा कि क्या होता है। हालांकि अरुण भारती जो हैं, इनके जो बहनें हुई है चिराग पासवान के, और जो बिहार के प्रभारी भी है इस समय चुनाव मतलब पूरा वो देख ही रहे हैं, वो काफी चिराग पासवान से कह रहे हैं कि भाई 30 सीटों के नीचे आपको मानना नहीं है। वो 30 सीटों की अपनी तैयारी चिराग पासवान से कह रहे हैं। अब समझौता कहां होगा? क्या 22-23 सीटों पर होगा या 24-25 सीटों पर जाके होगा? तो क्या जनता जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें थोड़ी कम करेगी? उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज है कि भाई मुझे आपने राज्यसभा भेजा लेकिन मेरी सीटें तो दीजिए। कुशवाहा को तो सबसे बड़ा नेता मैं हूं, तो मुझे भी कम से कम 12-15 दो। तो उपेंद्र कुशवाहा को 3 से 4 सीटें देने का चल रहा है। चलिए, अच्छा ठीक है, एक बार जरा महागठबंधन की भी बात आपको बता दें। वहां मामला थोड़ा और क्रूशल है। वहां अभी भी कोई पेच सुलझ गया ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। थोड़ी देर में लालू यादव के घर पर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली है। कल देर रात को वीआईपी पार्टी के जो चीफ हैं मुकेश साहनी, वो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात पर अब हमें ये खबर मिल रही है कि इस दौरान दोनों के बीच बात बन नहीं पाई। मुकेश साहनी अभी भी 20 सीट चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी उन्हें 12-15 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही बात फंसी हुई है। पटना में कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर लालू यादव और तेजस्वी यादव से कल मिलने के लिए जाने वाले थे, हमें शाम तक यही खबर थी, लेकिन कल उनकी मीटिंग जो है वो हो ही नहीं पाई। अब ये मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं मिलना चाहा कांग्रेस के नेताओं से तेजस्वी यादव और लालू यादव ने, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर दे। अब वो चेतावनी पर भी आ गई है। उसने कहा कि नहीं तो हम 13 अक्टूबर को अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। परसों आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग होगी, कहा जा रहा है इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसमें उम्मीदवारों की एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी। कल इनकी मुख्य चुनाव समिति उसको अप्रूवल दे देगी। परसों ये 1 दिन का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के साथ बात हो जाए, और अगर नहीं होता तो फिर 13 तारीख से ये कह रहे हैं कि हम अपना काम शुरू कर देंगे, हम उसमें ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। अब अगर ऐसा होगा तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उनको एक बार फिर नेपो किड कहा है कि आजकल ऑनलाइन बैठकों में जा रहे हैं। सुना है ये नेपो बॉय बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं और केवल भारत को गाली देना, देश के अंदर भ्रम फैलाना, यही इनका नियत रहा। अब नेपो बॉय तो वो बीजेपी वाले अब कहने लगे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी विदेश में ही हैं, विदेश से वर्चुअल बैठक में जुड़ने जा रहे हैं, नॉन सीरियस लोग हैं ये राहुल गांधी। ये भी कहा कि फिर वर्चुअली जुड़ते हो मीटिंग में तो वोट भी वर्चुअल ही मिलेगा। तो मुझे तो नहीं पता राहुल गांधी वापस आए कि नहीं आए, दिखे तो नहीं। मुझे तो लगा कि कल जो मैंने पढ़ा कहीं पर कि वो राहुल गांधी आ चुके हैं, शायद हरियाणा या पंजाब के दौरे पर हैं।
रही बात जरा सीट शेयरिंग को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान से के साथ जो है इनका एक ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। 23 सीटें और जो है वो एक राज्यसभा और 2 MLC की सीटें, मुझे लगता है कि इस पर बात लगभग बन गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरी बात, जहां जो बात अटक ये रही थी कि जो औरंगाबाद के अंदर जो है ओबरा की सीट है, गोह का सीट है, अरवल का सीट है, जहानाबाद का सीट है, ये ऐसे सीट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही है। उन सीटों पर ये चिराग पासवान का ये मानना है कि हम उन सीटों पर भी चुनाव लड़ें ताकि ये न लगे कि हम सिर्फ दलितों का ही चेहरा हैं, साथ साथ सवर्ण भी हमारे साथ खड़े होते हैं और सवर्णों को उन्होंने लिया है। नवादा है, नालंदा के अंदर उनके साथ सवर्ण वो तो एक बार ये भी कह चुके हैं कि अगर मैंने कभी चुनाव लड़ा तो मैं सामान्य सीट से लड़ना चाहता हूं, रिजर्व सीट से। वो इसलिए इन सारे सीटों पर दावा ठोक रहे हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भी अनकंफर्टेबल है। एक सीट ऐसी थी जो चिराग पासवान ने जीता था, जो जेडीयू में क्रॉस ओवर कर गए थे। अब वो सीट पर चिराग पासवान का दावा है कि वो सीट हमारी होनी चाहिए। जेडीयू उसको अभी देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि वो हमारा सिटिंग एमएलए का मामला है, तो हम वो सीट कैसे कंसीड कर दें। तो मोटा मोटी वैसे डील तो फाइनल हो चुका है इसमें। अब आज जाकर के होता है या कल इसका अनाउंसमेंट होता है, लेकिन मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ठीक है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी लालू की पार्टी के साथ तलखी चल ही रही है, क्योंकि सीएम कैंडिडेट को लेकर के अभी वे पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। उनको लगता है कि जैसे हरियाणा में पोलराइज हो गया था, नॉन जाट पूरा वोट पोलराइज हो गया, जैसे ही हम तेजस्वी को बोलेंगे बाकी जितने ओबीसी हैं और दलित वो एक ढंग से कंबाइन हो जाएंगे। इसलिए अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है और आरजेडी का ये जोर है कि कांग्रेस पार्टी उनको डिक्लेयर करो। वो तो कल भी भूपेश बघेल जो ऑब्जर्वर है उन्होंने कल भी कहा कि सीएम फेस तो हमारा आला हाईकमान जो है वो तय करेगा। तो ये भी एक टालने वाली ही बात थी और शायद इसी वजह से उनसे फिर तेजस्वी और लालू यादव रात को मिले भी नहीं। मैं अगली बड़ी खबर की ओर जा रहा हूं, क्योंकि ये देश में एक बड़ा मुद्दा दलितों के खिलाफ अपराध का बनता जा रहा है। हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार, इन्होंने खुदकुशी कर ली। हम बात करें कि इन्होंने खुदकुशी की, उसके पीछे वजह क्या थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने एक जो सुसाइड नोट लिखा है, उस सुसाइड नोट में इन्होंने हरियाणा के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, कई और आईपीएस अधिकारी, पूर्व अधिकारी, एक एसपी, सबका नाम लिया है। इन पर इन्होंने एफआईआर, मन की पत्नी ने दबाव बनाया कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए। सब पर एफआईआर की गई है। तब तक उनका परिवार जो है पोस्टमार्टम भी कराने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब एफआईआर हो गई तो उनका परिवार अब राजी हो गया है। पहले सेक्टर 16 चंडीगढ़ के डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करने वाली थी, लेकिन परिवार ने इससे इनकार कर दिया था। अब चंडीगढ़ पीआईजी के डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करेंगे। आईपीएस पूरन की पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। हरियाणा की डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 14 अधिकारियों पर एफआईआर है। जिन अधिकारियों के नाम इस सुसाइड नोट में लिखे थे सबके खिलाफ मुकदमा हो गया है। इसमें रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का भी नाम है। आईपीएस पूरन खुदकुशी केस में किन किन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज है आपको बता दें। डीजीपी शत्रुजीत कपूर 1988 बैच के आईएएस है। टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पीके अग्रवाल, 1995 बैच के आईपीएस संदीप खिरवार, ईडीजीपी अमिताभ ढिल्लों, संजय कुमार, 94 बैच के आईपीएस कला रामचंद्रन, करनाल रेंज के एडीजीपी माटा रवि किरण, 99 बैच के आईपीएस सिबास कविराज, 2000 बैच के आईपीएस पंकज जैन, आईजी मधुबन कुलविंदर सिंह, एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया। अब खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पिछले 2 दिनों से अपने ऑफिस नहीं गए हैं। कल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास वो गए थे, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से वो चले गए। तो ये भी चर्चाएं चल रही थी क्या डीजीपी को हटाया जा सकता है। अब मामला क्या है, इतने सारे अधिकारी एक व्यक्ति की प्रताड़ना क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को अपने घर में साउंड प्रूफ बेसमेंट में अपनी सर्विस गन से कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से एक दिन पहले 6 अक्टूबर को उन्होंने अपनी वसीयत तैयार करवाई, जिसमें अपनी सारी संपत्ति उन्होंने अपनी पत्नी जो आईएएस अफसर है अमनीत पीर कुमार उनके नाम कर दी। उसी दिन उन्होंने आत्महत्या का नोट लिखा और अपनी पत्नी को भेजा। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि घटना के समय अमनीत पी कुमार जापान में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी।
जब उन्होंने नोट देखा अपने फोन पर पति का सुसाइड नोट, तो उन्होंने 15 बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि जाकर के अपने पिता को देखो। वो गई बेसमेंट में, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने फिर बाद में पुलिस को बुलाया। तो ये अभी तक जो है इस मामले में चल रहा है। इस पर एक दूसरा पहलू है कि अभी तक इस पर जो है केवल पुलिसिया कार्रवाई हो रही थी, अब पॉलिटिक्स भी हो रही है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में बीजेपी और आरएसएस को जोड़ दिया है और सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि एक आईपीएस की आत्महत्या इस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। इन आईपीएस अधिकारी को उनकी जाति की वजह से अपमान और अत्याचार सहना पड़ा था। ऐसा इन्होंने दावा किया भी है अपने सुसाइड नोट में कि इनको इनकी जाति की वजह से प्रताड़ित किया जाता था। अब मामला ये एक बड़ा गंभीर मामला सर्विस से रिलेटेड भी है और फिर उसके अंदर ये राजनीति भी आ गई है। सर बहुत गंभीर मामला है। मैं बल्कि देख रहा हूँ कि कहीं पर राजनीतिक चुप्पी है, कहीं पर राजनीति हो रही है। दोनों मसले इस पर चल रहे हैं, लेकिन एक गंभीर मसला जो हमारे सोशल कन्फ्लिक्ट को बताता है। हालांकि इसमें दो बातें हुई। एक बात और चर्चा हुई कि ये सुसाइड हुआ उससे पहले ये घटना हुई कि उनके अधीनस्थ जो एक कांस्टेबल थे उन्होंने कोई करप्शन का चार्ज लगाया और बताया गया कि उससे परेशान होकर उन्होंने ये किया और उस वजह से वो कह रहे ये सारी एक्सरसाइज या जो कॉन्स्पिरेसी है इन सीनियर ऑफिसर्स ने ऐसा छपा है कई जगह पे, इनको लगा था कि ये दाग मुझ पे भी ना लगे। हाँ, तो वो है। और कॉन्स्पिरेसी ये हो रही है कि भाई एक दलित ऑफिसर को इस तरह से किया जा रहा है। सोशल सिस्टम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे शहरों में कस्बों में लगातार घटनाएं होती है, लेकिन एक सीनियर आईजी रैंक का ऑफिसर है वो। और उनकी वाइफ भी IAS हैं। वो आपने ठीक कहा कि जापान में थी चीफ मिनिस्टर के साथ दौरे पर जब उनको ये खबर मिली, और उन्होंने अपने जो सर्वेंट थे या जो भी सर्विस में थे उनको बोला था कि मैं नीचे जा रहा हूँ साउंड उसमें बेसमेंट में, किसी को मत भेजना। तो जब वो वहाँ बेसमेंट में उन्होंने सुसाइड किया तो उनकी बेटी वहाँ पर आई थी जो वहाँ मौजूद थी घर पर। तो उसने उसको मना कर दिया बेटी को कि भाई उन्होंने मना किया साहब ने, अभी मत जाइए। लेकिन जब उनकी पत्नी का फ़ोन वहाँ पर बेटी के पास आया तब वो नीचे गई है, वहाँ हुई है। लेकिन ये सवाल हमारी सामाजिक चिंताओं का भी है कि क्या एक दलित ऑफिसर पर इस तरह की घटना हो रही है, और अगर ऐसा हुआ है कि दलित होने की वजह से उन पर ये कॉन्स्पिरेसी की ऐसा गई है, और काफी लंबा चौड़ा सुसाइड नोट और 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, तो इसका मतलब ये इसको ऐसे खारिज नहीं कर सकते। सर देखिए, तो नहीं, वो खारिज बिल्कुल नहीं, पूरी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि हम पूरी जांच करेंगे। स्पेसिफिक आरोप उन्होंने लगाए हैं कि मुझे जो ऑफिशियल अकोमोडेशन नहीं दी जा रही थी, गाड़ी को लेकर लेट किया जाता था और सिलेक्टिवली मेरे को सर्विस रूल्स मेरे ऊपर लगाए जाते थे। तो बहुत सारे स्पेसिफिक आरोप जो हैं उन्होंने इस तरह से उसमें लगाए, और इसकी जांच तो ज़रूर होनी चाहिए कि आखिर क्या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था। और उनकी पत्नी ने एक और इस वक्त ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने ये कहा है कि FIR जो दर्ज की गई उसमें जो नाम लिए गए हैं वेरियस ऑफिसर्स को वो ठीक ढंग से नहीं लिए गए हैं और उसको डाइल्यूट किया गया है, धाराओं को डाइल्यूट किया गया। तो ये सारे आरोप भी हैं। तो ऐसे में ये समझना आपसे चाह रहा हूँ, आपने शायद वो पूरी उसको केस को देखा है कि सर IG रैंक का अफसर, कई साल की सर्विस होगी, कम से कम 18-20 साल की तो सर्विस होगी। 20 साल की होगी, अभी 33 तक उनका था सर्विस। 20 साल की सर्विस जो आदमी दे चुका है वो इतने सारे अफसरों पर चार्ज लगा रहा है। अब या तो वो कोई ऐसा अपमान वो सहे जा रहे थे पूरी सर्विस के दौरान, देखिए मैं सरकार में कोई इमीडिएट रीजन तो रहा होगा ना। मैं सरकार में रह चुका हूँ। जब किसी को तंग किया जाता है तो इसी तरह से तंग किया जाता है कि कुछ अफसर मिल जाते हैं और वो मिल के फिर तंग करते हैं कि उनको जो चीज़ें सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको रोक देते हैं, उनको एक तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं, पोस्टिंग में ह्यूमिलिएट करते हैं, घर देने में। लेकिन यहाँ तो कास्ट का मामला आ गया ना सर, कि उनकी जाति की वजह से उनको, मैं कह रहा हूँ जब तंग करते हैं वो किसी भी वजह से तंग कर रहे हो। अब इनको जाति की वजह से अगर तंग किया जा रहा था तो भी इसी तरह से किया जा रहा होगा। मैं जानता नहीं हूं कि किया जा रहा था नहीं किया जा रहा था, लेकिन अगर किया जा रहा, जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया है, अगर किया जा रहा था तो इसी ढंग से किया जाता है, अफसर मिल के करते हैं। अब इसमें चूंकि राहुल गांधी एक्टिव हो गए, आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी RSS के लिए काफी कुछ कहा है। अब हाल में 3 घटनाएं हो गई। हमारे चीफ जस्टिस साहब, अब हालांकि अब वो तो किसी दूसरे धर्म में है तो उनको दलित नहीं कहना चाहिए, दलित समाज से, लेकिन वो आते जरूर हैं। उन पर जो घटना हुई, जब जूता फेंकने का प्रयास हुआ, फिर रायबरेली में एक दलित व्यक्ति की हत्या मार के, और अब ये तीसरा मामला ऐसा सामने आ गया जो हाल फिलहाल में दलित कम्युनिटी से जुड़े अपराधों पर फोकस्ड है। नहीं, निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। तीनों मामले अगर देखे जाए तो सोसाइटी में किस तरीके से लोगों की मानसिकता होती जा रही है, तीनों घटनाएं बता रही है। और एक पुलिस अधिकारी जो खुद इतना सक्षम रहा है, IPS रहा है, जिसकी वाइफ IAS रही हो,
इतना लंबा टेन्योर उसका रहा, उसको ऐसी क्या मजबूरी थी? मतलब आपको प्रताड़ित हो रहे तो आप कोर्ट में जा सकते थे, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते थे, आप VRS दे सकते थे, आप मतलब आप अरे आप एक शक्तिशाली पोजीशन बिल्कुल आप थे, आप मामला उठा सकते थे। आपको पता है कि कौन कौन से लॉ है अगर आपके ऊपर एक दलित होने के नाते हो रहा है। आप इस तरह से सुसाइड कर आपने मतलब मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन इतना प्रताड़ित आदमी हुआ है कि सुसाइड के स्टेज पे चला गया, तो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कि उन्होंने अपनी जान ली, कोई वजह भी बता के गए, बिल्कुल गंभीरता। बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की, और दुनिया में कहीं एक नई जंग ना शुरू हो जाए इस खबर के बाद, ऐसा अंदेशा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज सुबह तेज धमाका हुआ, मतलब तड़के मानी अंधेरा ही था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट पाकिस्तान की एयरफोर्स की कथित एयर स्ट्राइक की वजह से हुए। पाकिस्तान के चैनलों ने दावा किया कि इन हमलों का निशाना तहरीके तालिबान पाकिस्तान मतलब TTP के ठिकाने थे और TTP का मुखिया था। कतर में तालिबान के राजदूत मोहम्मद सुहेल शाहीन ने एक बयान जारी करके कहा है कि काबुल में 2 धमाकों की आवाजें सुनी गई, लेकिन अभी तक किसी के घायल या मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि हमले में TTP प्रमुख नूर वली महसूद मारा गया। अफगानिस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमला हुआ और हमले के बाद TTP के प्रमुख नूर वली महसूद का एक ऑडियो सामने आया जिसमें उसने खुद के जिंदा होने की बात कही है। बिल्कुल कहा यह दुष्प्रचार है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और ये फर्जी प्रचार पाकिस्तान का कर रहा है। आप जरा इस मामले को समझिए, आप ये क्यों इतनी बड़ी चीज है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं है, मतलब मेन तालिबान सरकार और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है। उस सरकार का विदेश मंत्री इस वक्त भारत में है, तब यह हमला हो रहा है किस पर? TTP पर। यह TTP एक तरीके का ऑफशूट है जो मेन तालिबान जो सरकार चलाता है अफगानिस्तान में, उसका एक ऑफशूट जो पाकिस्तान बेस्ड है। पाकिस्तान के अरसे से शिकायत रही है कि ये TTP वाले इनके ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में लगते हैं, अफगानिस्तान इनको कुछ कहता नहीं है और ये हमारे यहाँ आकर हमारे फौजियों को मारते हैं। अभी देखिए कल ही तो परसों हमला हुआ, उसमें 11 लोग मारे गए, 2 जिसमें ऑफिसर थे पाकिस्तान की सेना के। कल हमने आपको पूरा डेटा दिया था, 6 महीने में 1500 लोग मारे जा चुके हैं आतंकवादी हमलों में, जिनको आतंकवादी हमले पाकिस्तान कहता है पिछले 6 महीने के अंदर। तो वहां उसके लिए हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं लगभग, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर। अब ये हमला काबुल के अंदर हुआ है, काबुल जहां तालिबान की राजधानी का अफगानिस्तान की। आप किसी देश की राजधानी में मिसाइल मार रहे हो, भले ही आप कहिए कि मेरा निशाना कोई आतंकवादी था, लेकिन वो देश कैसे रिएक्ट करेगा? और अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि भारत की मजबूरी क्या थी उसके ऊपर हमला करने की। हमने भी आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था, इसके बाद उसने हमसे जंग शुरू कर दी। तो क्या उसी तरीके से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करेगा? और भारत में उनके विदेश मंत्री के होते हुए यह हमला होना, यह भारत को भी एक मैसेज है, तालिबान को तो है ही, ये भारत को भी एक संदेश है कि तुम बड़ी नजदीकियां बढ़ा रहे हो भारत से, तो लो ये करके दिखा दिया। लेकिन कैसे पाकिस्तान ने ये सब कुछ दुनिया को बता करके किया, ये मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कल ही ये चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए अगर इस्तेमाल होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल नहीं तो कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था, अपनी पार्लियामेंट में कहा था, और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक हो गई। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इनफ इज इनफ, और अब अगर हम बदले की कार्रवाई करेंगे तो उसमें कोलैटरल डैमेज भी होगा, तो फिर किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। और जैसा मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान ने हमला ऐसे वक्त में किया जब तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए हैं। मुत्तकी का यह दौरा अफगानिस्तान की नई सरकार और भारत के बीच संवाद की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आज वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, कई एम्बुलेंसेस भारत जो है अफगानिस्तान को दे रहा है, तो वो सिंबॉलिकली उसकी चाबी भी उन्होंने उनको दी। तो ये सारी बातें हैं। क्या अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा, तालिबान रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान ने पहले भी एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में, तो उस वक्त बॉर्डर पर इनके बीच में काफ़ी गोलाबारी भी हुई थी, लेकिन मिलिटरीली अगर देखें तो दोनों देशों की ताकत का मुकाबला कोई मेल नहीं है। पाकिस्तान एक सुपीरियर पावर है। अफगानिस्तान के तो ये लोग, इनके पास जो हथियार हैं वही थोड़े बहुत रॉकेट लॉन्चर, थोड़े बहुत वो गन्स वगैरह, और जो अमेरिकी छोड़ गए, और वो उनको आदत चीज़ें तो चलानी भी नहीं आती उनको। पाकिस्तान ने जिस TTP के ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की, वो TTP लंबे वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। TTP विद्रोहियों ने हाल में खैबर पख्तूनख्वा में हमला करके पाकिस्तानी आर्मी के 11 सोल्जर्स को मार दिया। इसमें कई सीनियर अफसर थे। 3 महीनों में पाकिस्तान में हिंसा के मामलों में गजब का उछाल आया है।
जुलाई से सितंबर के बीच पाकिस्तान की में हुई हिंसा में 901 लोग मारे गए और अप्रैल से जून में ये आंकड़ा था 616। सर आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा, और करेगा तो फिर किस हद तक, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स सब बहुत सुपीरियर है उससे? देखिए, आपने सही कहा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत पावरफुल है कंपेयर टू अफ़गानिस्तान, और ऐसे में जो है ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि बदले में उधर से भी एयर स्ट्राइक होगा। उनको चलाना भी आता है या नहीं आता है, उनकी आर्मी उसको इतना इक्विप्ड आज के दिन में है भी या नहीं, क्योंकि उनको जो लड़ाई लड़ने की जो कला जो है वो खास कर से जो है वो गुरिल्ला वारफेयर के लिए वो जाने तो गुरिल्ला वारफेयर का ही वो नतीजा ये है। लेकिन एक चीज जरूर है, पिछली बार जब एयर स्ट्राइक किया था तो लगातार आकर के सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था पाकिस्तान में। सितंबर का महीना आप देखिएगा तो सितंबर महीने में क्वेटा में भी बॉम्बिंग हुआ है, सुसाइड बॉम्बिंग हुआ है। उससे पहले 16 सितंबर को भी सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था, अटैक हुआ था। उससे फर्स्ट वीक में भी अटैक हुआ था, और कम से कम इसी महीने तहरीक तालिबान ने कम से कम 150 लोगों को मारा है एक महीना के अंदर। ऐसी स्थिति में यह तो नहीं होगा कि अफगानिस्तान लोग रिटेलिएट नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब चीजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। वहां के लोग भी चाहते हैं कि हो, और इंडिया का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, भारत जरूर चाहेगा कि ये चीजें और उस दिशा में बढ़े, ताकि आने वाले दिनों में उलझा रहे हमारे लिए तो ठीक ही है। उतना उलझा रहे, और साथ साथ सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भारत को सपोर्ट करना चाहिए। ये दो बातें स्ट्रेटेजिक तौर पे यदि देखें तो भारत को सपोर्ट करना चाहिए। अभी तो फंक्शनल एंगेजमेंट है, हम इसको डिप्लोमेसी की भाषा में कहते हैं, फुल रिकॉग्निशन नहीं है, अभी हमारा फंक्शनल एंगेजमेंट है। भारत ने बोल दिया कि अफगानिस्तान में एम्बेसी खोलेंगे, दूतावास खोलने के आज भारत सरकार ने बोल दिया है कि अफगानिस्तान में हम दूतावास खोलेंगे। इसका मतलब यह है कि अब भारत दूतावास खोलेगा तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान को कोई ना कोई तो मदद मिलेगी। और जिस तरीके से 7 दिन के दौरे पर वहाँ के आमिर खान मुत्तई आए हुए भारत के अंदर, तो निश्चित रूप से भले ही एक तालिबान का महाशासन है, लेकिन भारत उन्हें मेडिसिन देता है, दूसरे देता है, तो मदद करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान का आक्रमण बताता है कि उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की तालिबान को और भारत को कि भले ही आप भारत की विदेश यात्रा कर लो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये भी कारण है इसके पीछे कि भारत से जो पिटाई हुई उसका ध्यान बटाने का, पाकिस्तान की जनता पूछेगी आप भारत से पीटे तो हम वो कह देंगे हमने टीटीपी को पीटा, तो अब ध्यान तो उनको भटकाना है ना कहीं, तो उन्होंने पाकिस्तान की जनता को संदेश देने के लिए। देखिए 2-3 बातें, एक तो जैसे जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या वो रिटेलिएट करेगा, तो उसमें दो लोगों की बात हो रही है, एक तालिबान की सरकार की और एक टीटीपी की। तो टीटीपी तो जवाब देगा ही, उसके मुखिया को मारने की कोशिश की, तो वो तो ठीक है, वो सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह जो कुछ करे। क्या तालिबान गवर्नमेंट जो वहां पर है वो रिटेलिएट करेगी? क्या उसके कैपिटल के अंदर एयर स्ट्राइक की है इस बार? कैपिटल पर एयर स्ट्राइक किया, लेकिन वो जो टीटीपी का ठिकाना उस पर किया, और मुझे लगता है टीटीपी जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी वार करता रहता है हिंदुस्तान में, उसी तरीके से टीटीपी अपना प्रॉक्सी वार वहाँ पर चला रहा है। जैसे आप आतंकवादी घटनाएं कह रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरह की हो रही है, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है इसको। एक तो ये भी समझना चाहिए, मतलब हम लोग कहें, क्योंकि वो वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं या जो भी उनके साथ लड़ाई चल रही है उस पर है। लेकिन महत्वपूर्ण भारत के नज़रिए से आप सोचें कि भारत ने एक बड़ा बदलाव किया है कि तालिबान सरकार को अनऑफिशियली मान्यता ही दे दी है। जब हमारे विदेश मंत्री उनके साथ मिल रहे हैं, और इतने लंबे समय से हमारे वहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं चल रही थी, उसको रीओपन करने की बात की है। अफगानिस्तान को तो हमेशा ही मदद करता रहा है भारत, अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन तालिबान सरकार के साथ क्या भारत खड़ा होगा कि नहीं होगा, इस पर चर्चा थी, और इसीलिए पाकिस्तान ने ये मैसेज देने के लिए कल अटैक किया है। ये जो अटैक हुआ है टीटीपी पर, वो इसलिए कि विदेश मंत्री यहाँ पर है कि उनका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आया है, तो वो शायद ये मैसेज देना चाहते हो कि आप कहीं रहें, किसी के साथ खड़े हो जाए, भारत के साथ खड़े हो जाए, तब भी हमारी लड़ाई आपके साथ उस तरह से मजबूत तरीके से लड़ेंगे। तालिबान सरकार मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत रिटेलिएट करेगी, लेकिन अपने तरीके से जरूर रिटेलिएट करेगी। संबंध तो पूरी तरीके से बिगड़ गए ना, संबंध काफी पहले से खत्म ही है वहां पर, संबंध तो बिगड़ा हुआ है, संबंध तो कोई ऐसा है ही नहीं उनके साथ उनका। संबंध तो पिछले 2 एक अपडेट सर इसी खबर में जोड़ के मैं राहुल जी आता हूं। अच्छा, पाकिस्तान में नेता भी आतंकी हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान की सरकार का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है, अताउल्लाह तरार। दरअसल ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जहां ये सारी घटनाएं होती हैं टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं
सोहेल अफरीदी, इनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया, अपॉइंट किया गया। यहाँ पर सरकार है पीटीआई की, जो इमरान खान की पार्टी है, जो जेल में है। ये जब उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, क्योंकि वहां पर लगातार घटनाएं हो रही थी, उनकी पार्टी के ऊपर भी दबाव था, जैसे पाकिस्तान की फौज के ऊपर दबाव था, तो उन्होंने तो दबाव में ये हमला कर दिया। इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बदल दिया। इसके बाद पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इमरान खान ने एक आतंकवादी को, टेररिस्ट को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, और कहा कि इमरान खान आतंकवादियों को जेल से बैठकर स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करेगा। सोहेल अफरीदी पर एक्चुअली बहुत सारे केसेस हैं, और वहाँ अब वो, क्योंकि बिल्कुल दोनों पार्टियाँ अब एक दूसरे के खिलाफ लगभग दुश्मनी रखती हैं, तो उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ की पार्टी के लोगों ने कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सौरभ, चलिए सुना दो एक मिनट। एक्चुअली इमरान खान का रुख ये रहा है हमेशा से कि टीटीपी वालों से बात की जाए, तहरीक तालिबान वालों से बात की जाए। इनको आप फौज के जरिए इनको खामोश नहीं करा सकते, और वो शुरुआत में उन्होंने ऐसी पहल की भी थी, वो वहां पर पसंद नहीं की जाती है। एक्चुअली एलिगेशन यही था, जिसको बदला गया उस पर एलिगेशन यही था कि वो पाकिस्तान की फौज से अंदर से मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसका। अच्छा। इसलिए इमरान खान ने और बदला। तो अभी जो लाया है वो उसको और वो कट, इसलिए वो रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि तो एक और टेररिस्ट को ला करके बिठा दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पहले वाला फौज के साथ मिल गया था। हाँ, इमरान खान की पार्टी निडल करना चाहती है। पाकिस्तान में कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है, यही तय करना बड़ा मुश्किल है। अभी पाकिस्तान जो है इस वक्त, जो उसकी आईएसआई है, वो एलईटी और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के बीच में एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। कौन? ये है नहीं, लश्कर ए तैयबा अच्छा, और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, आईसिस के बीच में एक अलायंस बनाने की आईएसआई ने कोशिश की है, जिसके जरिए वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो कौन आतंकी है वहां पे, कौन नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। दूसरा, जहां तक अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान इस पर जरूर रिएक्ट करेगा। हमेशा से देखिए आप, मल्टीपल, अगर आप रशिया देखिए या यूएस देखिए, बड़ी बड़ी पावर्स जो है अफगानिस्तान में कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो गई वहां पर, उन्होंने कोशिश की, नहीं बिगाड़ पाई। और ऐसे में तालिबान जिस तरह से रिएक्ट करेगा, पूरा बॉर्डर जो है वो एरिया इनका एक्टिव रहेगा, फायरिंग से और बाकी सब चीज़ों से। और दूसरा, टीटीपी जो हमले करेगी, जो कि वो अभी तक करती आई है, वो और बढ़ेंगे। ऐसे में देखिए 2-3 इसमें जो है वो सिग्नल देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से जिस तरह से नज़दीकियां बढ़ा रहा था, वो जो है वो तालिबान को पसंद नहीं था, और ऐसे में टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त हमले कर रहा था। क्योंकि जो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत आए हुए हैं, तो पाकिस्तान ने इस वक्त ये चुना कि वहाँ पे स्ट्राइक किया जाए। अब इसका रिएक्शन किस तरह से पाकिस्तान में होगा, ये देखने वाली बात होगी, और जरूर होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जरूर होगा, और ये जवाब आएगा वहां से। खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका जो है, बाकी इलाका, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बहुत लंबे अनरेस्ट की तरफ पाकिस्तान अब बढ़ गया है इस हमले के बाद, खास तौर पर ये बॉर्डर एरियाज के अंदर। जब अमेरिका गया था तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि तालिबान उसके करीब आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत वहां पे एफर्ट किए थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, तालिबान बिल्कुल पलटा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने तो ये भी पढ़ा, जैसे पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है कि ये चाहे बलोच हो, चाहे टीटीपी वाले हो, इनको अफगानिस्तान में शरण मिलती है। तालिबान की लड़ाई किससे है? तालिबान की लड़ाई आईसिस से, जिसके बारे में राहुल जी अभी बता रहे थे। ये दोनों आपस में लड़ते हैं। एक्चुअली पूरा इलाका इतना ब्रीडिंग ग्राउंड है सारी ऐसी टेररिज्म के लिए। वो आईसिस वालों को पनाह देते हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार। तो तालिबान वाले इससे चिढ़ते हैं कि तुमने आईसिस वालों को पाला हुआ। अभी बता रहे थे ना, लश्कर और आईसिस मिलकर जो है एक गिरोह बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ये करता है अब तालिबान को परेशान करने के लिए, तो बदले में तालिबान वो टीटीपी को और बलोचों को, उनको वहां पर आने की इजाजत दे देता है। तो अब देखिए ये सब लेकिन हमारा पड़ोस है। कई बार तो मैं सर ये भी सोच के हैरान रह जाता हूँ कि ये दुनिया में कम उदाहरण होंगे कि किसी देश के इर्द गिर्द इतनी उथल पुथल, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना गोला बारूद बम फटता है। पूरे नेबरिंग कंट्रीज में सारा हमारा पड़ोस की तरह बीच में बना हुआ है। अदरवाइज अब देखिए हमारे पड़ोस में क्या है इसके अलावा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने कंट्री डेमोक्रेसी के नाम पर लगा कि दे स्टार्टेड विद अ ग्रेट फैनफेयर डेमोक्रेसी, लेकिन उसमें से अधिकांश जगह आप देखेंगे कि उथल पुथल ही रहा है। इस मामले में कई बार मानना पड़ेगा कि भारत में यदि वो एक इमरजेंसी पीरियड को माइनस कर दें
तो एक सत्ता का हस्तांतरण हो, चाहे डेमोक्रेसी, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि हम एक फ्लरिशिंग एंड एक लिविंग एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी हैं दुनिया में। बिल्कुल। आप ट्रंप के आप देख लीजिए कि जो ट्रंप ने किया, सत्ता से जाने के बाद वो ओवल ऑफिस छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, कैपिटल हिल पर चढ़ाई हो गई थी, कभी नहीं हुआ, एक वोट से सरकार गिर गई। हाँ, कभी नहीं हुआ। आपको पीओके का भी अपडेट दे दूं मैं। पीओके में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए, इसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर में तख्ता पलट होने जा रहा है। शहबाज शरीफ की अलायंस वाली सरकार गिरने वाली है। चौधरी अनवरुल हक की सरकार की उल्टी गिनती जारी है वहां पर, क्योंकि उस प्रांत को इन्होंने ना पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया है, ना उसको ऑटोनॉमी दी है। कहते हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पीओके का, तो वो वहां जो व्यक्ति इस वक्त था, वो शहबाज शरीफ की पार्टी के समर्थन से वहां पर जो है बना हुआ था प्रधानमंत्री। अब ये समर्थन वापस ले लिया गया, ये सरकार अल्पमत में आ गई है। और पहले यही चौधरी अनवरुल हक ये इमरान खान के साथ थे। पिछले साल इन्होंने बगावत करके पार्टी तोड़ दी, नहीं तो वहां पर इमरान खान की पार्टी जीती थी। जैसे इनकी सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने पूरा इलेक्शन रिग कराया, इमरान खान चुनाव जीत गया था, उसके बावजूद इनको इंस्टॉल किया शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को। ऐसे ही इन्होंने पीओके में भी किया था। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने, उसी व्यक्ति ने जो इमरान खान से बगावत करके इनके साथ मिलकर सरकार बनाया था, उसको लटका दिया और उससे समर्थन वापस ले लिया। अब इसको आप साइड इफेक्ट कहिए, ये जो वहाँ पिछले 10 दिन चला है समीर जी। निश्चित रूप से पीओके में जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से अशांति वहाँ पर, जिस तरह के पॉलिटिकल अशांति हो गई है वहाँ पर। और देखिए, अब तो आसिम मुनीर का एक बड़ा काम यही एजेंडा है कि भाई जब तक इमरान खान जेल में है, उनकी पूरी पार्टी को कैसे ख़त्म कर दिया जाए। उनकी जहाँ सरकार है, सत्ता है, उनके जो बड़े नेता है, उनको तोड़कर कैसे शहबाज शरीफ के साथ लाया जाए या उन्हें दूसरे दल में विलय करा दिया जाए। वो इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि अगले चुनाव के पहले इमरान खान पॉलिटिकली पूरी तरीके से खत्म हो जाए। भले अगर वो बाहर भी आते हैं तो चुनाव लड़ने लायक उनकी हैसियत ना बचे, उस कोशिश में लगे। और पीओके में जो हुआ था कि भाई इमरान खान से जुड़े हुए थे, बाद में उनको लाकर बना दिया गया था। और पीओके में जिस तरीके से लगातार अभी हो रहा था कि वो तो ठीक है कि पाकिस्तान सरकार ने जो पीओके में विद्रोह हुआ था, तो उनकी पूरी मांगे 12 जो मांगे थी वो मान ली, उनकी पूरी इंटरनेट बहाल कर दिया और बाकी सब सुविधाएं बहाल कर दी। तो फिलहाल वहाँ शांति जरूर हो गई है, लेकिन वहाँ पर अब पाकिस्तान के हाथ से वो निकल रहा है। और वहाँ जिस तरीके से स्थितियां बन रही है, आने वाले दिनों में दिखेगा कि वहाँ और बड़ा विद्रोह होगा, जब पाकिस्तान की सेना जाकर भी वहां कुछ कर नहीं पाएगी। बस थोड़ी देर में नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होने वाला है और पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिर इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार मिलेगा या नहीं। एक्चुअली अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के साथ ही खुद को शांति का सबसे बड़ा दूत बताया, इनफैक्ट कई मसीहा बताया। कहते हैं मैंने 7 युद्ध रुकवाए, भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर हो जाती मैंने रुकवाई, रूस यूक्रेन जंग रोकने का दावा तो उन्होंने कहा था 24 घंटे में हम बंद करा देंगे, लेकिन फिर भी प्रयास किया उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की को कई बार बुलाया मिलने के लिए। इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है, उसमें भी वो शांति के करीब पहुंच गए हैं, इसका तो क्रेडिट उनको हमको देना ही पड़ेगा। एनीवे, साथ हों, उन्होंने कहा साथ जंगें रुकवाएं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम खूब कर लिया नोबेल पुरस्कार, इतनी बार खुद ही कहा मुझे मिलना ही चाहिए। तो अब यही है सवाल कि क्या उनको ये पुरस्कार मिलेगा। हकीकत तो ये है कि इन सभी जगहों पर अभी तक अशांति ही है और ट्रंप देखें गाजा की लड़ाई रुकवा पाते हैं कि नहीं रुकवा पाते हैं। तो 2:30 बज गया है, खबर कभी भी आ जाएगी। आप क्यों हंस रहे हैं? आपको लग रहा है मिल जाएगा? मैं हंस रहा हूं कि आपने कहा कि अशांति अभी भी है, तो मुझे एक एनेक्डोट याद आ गया। एक शेर ने एक सियार के एक दोस्त को पकड़ लिया था, ठीक है ना। बंदर और सियार 2 दोस्त थे, तो सियार को पकड़ लिया और बंदर इधर से उधर उछल रहा था, बंदर इधर से उधर उछल रहा था। और बाद में सियार ने कहा यार बचाओ तो सही, तो कहा कि मैं प्रयास तो कर ही रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, प्रयास तो मैं कर ही रहा हूं। तो वही हंसिया ट्रंप प्रयास तो कर ही प्रयास कर रहे हैं, अब लेकिन प्रयास के आधार पर आप उनको नोबेल प्राइज आप दिलवाना चाहते हैं। सर अब देखिए रसिया को लेकर के उन्होंने कहा नहीं, जगह पे पूरी तरह रुकी भी गंभीरता से इसको देखिए। अगर आप कंबोडिया थाईलैंड की बात करें, रसिया Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. As
the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Ms. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided, an opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. तो बड़ी खबर ये आ गई नॉर्वे से कि ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार। हमने आपको पहले ही कहा था, हमने तो आपको ये बताया था कि वो नॉमिनेटेड ही नहीं है इस साल के पुरस्कार के लिए, लेकिन अब उन्होंने इतना माहौल बना दिया। 40 बार तो बोल चुके होंगे कि मुझे मिले नहीं देंगे, लेकिन ये लोग तो नहीं दिया। लीजिए, नहीं दिया नॉर्वे वालों ने आपको शांति पुरस्कार। लेकिन अब देखिए ट्रंप क्या कहते हैं इस पर, देखना तो हमें ये है। वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को मिल गया है, वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को मिल गया है। अब वो कहेंगे देखिए वेनेजुएला जैसे देश के विपक्ष के नेता को मिल गया, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, मैंने इतनी जंगें रुकवा दी, मुझे नहीं दिया, ये अमेरिका का अपमान है। वो वेनेजुएला पे अब टैरिफ लगा देंगे। तो देखिए बड़ी, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो एफर्ट किए हैं उसमें रुकी नहीं है। कॉन्गो रवांडा की जंग जो है रुकी है, ऐसा नहीं है कि कंबोडिया थाईलैंड की जंग रुकी है। तो सर क्या सर्बिया राष्ट्रीय शोक घोषित करेंगे? ये एक आप ट्रंप के प्रोपेगेंडा में आ गए। ऐसा नहीं, जंग नहीं था, एक छोटा सा संघर्ष था। अब क्या ट्रंप इसको राष्ट्रीय शोक घोषित करके अमेरिका इंडिया पाकिस्तान की पूरी लड़ाई नहीं थी। नहीं, इंडिया पाकिस्तान की तो थी। नहीं, एक काम इन्होंने जो अर्मेनिया अजरबैजान के साथ अकॉर्ड कराया वो बड़ी चीज है। वो ठीक है, बिल्कुल सही है। सर्बिया नहीं, गजा को भी लेकर आपको गाजा वाला भी बहुत इतना आसान काम भी नहीं है। गजा वाला जो है, नहीं, गाजा में सारी अरब दुनिया को राजी करना, हमास को मनाना, उन लोगों ने दबाव बनाया तो हमास हथियार छोड़ने को तैयार और इसको इजराइल को थोड़ा सा रोकना, हमास ने, फिर आपको मैं कह दूं, हमास ने अभी भी कहा है कि हम डिसआर्म करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो होता ही है सर, बंधक को छोड़ रहा है, बंधक छोड़ रहा है। वो ऐसा तो होता ही है इनिशियल लेवल पर, एकदम तो कैसे वो छोड़ के। अरे चलिए मैं आप चारों से पूछता हूँ बात, ट्रंप कैसे रिएक्ट करेंगे इस खबर पर, आपका हंच? मेरा आज वो बहुत गालियां देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जैसे कल अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले थे कि ओबामा ने किया क्या। ओबामा ने कुछ भी नहीं किया, इसके बावजूद वो उसको मिल गया। हमने इतना कुछ किया, इसके बावजूद भी नहीं मिला। ओबामा ने वाकई कुछ नहीं किया तो था, क्यों दिया उनको? फिर मैं कह रहा हूं, वो पूरा का पूरा जो है वो नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है उस पर अपना गुस्सा आज जरूर निकालेंगे। विजय जी? नहीं, मुझे लगता है गुस्सा सेकंड स्टेप पे करेंगे। पहले कहेंगे मैं तो कह ही रहा था कि नहीं भी मिलेगा तो भी क्या है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से हो, और मैं अपना काम करता रहूँगा कि जो शांति के लिए जितनी 7 लड़ाइयाँ उन्होंने रुकवाई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उनको मन में तो गुस्सा बहुत रहेगा। 2 काम करेंगे ट्रंप सर, आज 2 फोन करने वाले हैं। एक बेंजामिन नेतन्याहू को कहेंगे कि उड़ा दो गाजा को, तुम फ्री हैंड है, और दूसरा करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि भाई मैं हथियार भेज रहा हूँ, अब तुम रूस पर चढ़ाई करो, मैं देखता हूँ अब क्या है। अब वो इतनी कोशिश करने के बाद उनको ये नहीं हुआ। मारिया कोरिना मचाडो, ये है वेनेजुएला की विपक्ष की नेता जिनको ये पुरस्कार जो है इस बार मिला है। ट्रंप साहब को ये पुरस्कार नहीं मिला। चले कल अगले साल के लिए एलिजिबल हैं वो। अभी कोई ऐसा थोड़ी खत्म हो गया है। आपने हेडलाइंस कितना है, जैसे कोई दर्द भरे आ निकलता हो, ट्रंप का सपना टूट गया कि इन्होंने ऐसा क्या किया, मैंने 8 जंगें रुकवाई, इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको दे दिया। मैंने कहा तो सर वो अपने गुस्से का इजहार जरूर करेंगे, लेकिन अब ये तो है कि अभी देखना पड़ेगा, मौका खत्म थोड़ी हो गया। अच्छा, ये हम पे तो नहीं नाराज हो जाएंगे और कि भारत ने नॉमिनेट नहीं किया मुझे? उससे क्या आप तो बिगड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने उनको अपना मित्र कहा ना कि बहुत आपने काम किया है, आपने जो गाजा वाली जंग रुकवाई है, तो उन्होंने माना। ये है वो महिला जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज इस बार मिला है। उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। अब जो जंगे रुकवाने के प्रयास कर रहे हैं ट्रंप, और कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये गाजा वाला तो है ही, हम यूक्रेन और रूस का युद्ध। सर एक कमेंट है इसका व्हाइट हाउस का जो पहले का है, मतलब कल का है, उसमें उन्होंने कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने कि हमने 7 युद्ध सुलझाए, 8वां सुलझाने के करीब है। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने इतने मामले सुलझाए हैं, लेकिन नोबेल कमेटी मुझे नोबेल न देने की कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेगी। तो ये उनको पहले से पीस प्रेसिडेंट भी तो कहा था इनको। और कल परसों ही तो वो लगाया था पीस प्रेसिडेंट वो नहीं, लेकिन अगर टेक्निकलिटी ये है कि आप इस साल आपका नॉमिनेशन टाइम पे नहीं हुआ, अगले साल के लिए, तो अगले साल के लिए आप अगले साल 2:30 बजे आप इंतजार, आप प्रयास करते रहिए, जंगे रुकवाने की कोशिशें करते रहिए। अगले साल 2:30 बजे आप इंतजार करते अगले साल भी 2:30 बजे नहीं मिला तो अब नहीं, ट्रंप को अगर अगले साल तक जंगे अपने आप खत्म हो गई तो
फिर क्या करेंगे ट्रम्प? कहीं जंग करवाएंगे, फिर रुकवाएंगे? जंग की वो कोशिश कर रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रही, आप कह रहे हो अपने आप खत्म हो जाएंगे। कहानी कुर्सी में एक स्लॉट उनके लिए फिक्स कर दीजिए। ठीक है सर, आजकल रहता है सर। आपने जरा सीरियस नोट पे जरा आपको गाजा और यूक्रेन युद्ध का एक अपडेट दे देता हूं। 2 साल से इजराइल के हमले चल रहे हैं गाजा में, 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। कुछ लोग तो इसको अनऑफिशियल अकाउंट को 1 लाख बताते हैं। गाजा शहर तो तबाही हो गया है पूरा, 70,000 तो गाजा खंडहर बन चुका है। शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, अभी 3 दिन पहले इसकी दूसरी बरसी कहूंगा मैं तो वो निकली है इस हमले की। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर अटैक किया था और 1200 फिलिस्तीनी मारे गए थे, 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया था। और इसके बाद इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई, गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमास और इजराइल के बीच में ये तीसरा शांति समझौता हो रहा है। इससे पहले भी 2 समझौते हो चुके हैं। इसलिए सवाल है ये शांति समझौता कब तक चलेगा, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर हमला कर दिया है। अभी जब ये खबर आई कल, पूरी दुनिया ने इसका स्वागत किया कि दोनों राजी हो गए हैं, दस्तखत कर दिए पीस प्लान पर। उसके बाद भी हमला किया है इजराइल ने। इसमें एक मैं आपको इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं, थोड़ा सा जो मामले को बदला गया है वो ये कि पहले तो इसका क्रेडिट ट्रंप को क्यों जाता है इस गाजा की शांति जो हो रही है। ट्रंप ने प्लान बनाया, ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाया या दबाव डाला, माफी मंगवाई कतर से उस पर हमला करने के लिए, अपने दामाद को और अपने दोस्त को स्टीव विटकॉफ को खास तौर पर भेजा कि तुम अपनी निगरानी में जाकर के ये देख करके आओ कि ये शांति समझौता हो। वो दोनों इजिप्ट गए। इजिप्ट में जाकर के वहां हमास तैयार नहीं था, उसको डर ये था कि ये तो बाद में हटेगा नहीं, इजराइल तो सेना हटाएगा नहीं, मैं बंधक छोड़ दूंगा। तो वहां ये तैयारी की गई है कि पहले इजराइल की सेना कुछ पीछे हटेगी। ओरिजिनल मसौदे में यह था कि विड्रॉल बाद में होगा, बंधक पहले छोड़े जाएंगे। इन्होंने ये इंश्योर किया है कि आप पहले थोड़ा पीछे हट जाओ और हटनी शुरू हो गई इजराइल की, उसके बाद वो बंधक छोड़ेगा। तो ये सब काम ट्रंप के जो ये इन्वॉइस है, इनके दबाव की वजह से इजराइल को मानना पड़ा है। पहली बात तो ये। फिर देखिए आप उसके बाद ये जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ गए थे, ये शर्म अल शेख में ये इन डेलीगेशन से बात कर रहे थे। फिर उसके बाद ये गए कायरो, राजधानी मिस्र की। वहां जाकर इन्होंने वहां के राष्ट्रपति को पूरा अपडेट दिया, क्योंकि वो होस्ट हैं इस सारे पीस टॉक्स के। फिर ये गए जेरूसलम, कल शाम को जेरूसलम इजराइल की राजधानी। वहां जाकर के इन्होंने, इन दोनों लोगों ने नेतन्याहू से बात की, उनकी कैबिनेट के साथ बात की और उनको दबाव ये बनाया कि आप जल्दी से जल्दी इसको अपनी कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव करा दीजिए। इसके बाद अब खबर यह है कि रविवार को ट्रंप इजराइल जाएंगे, वहां जो उनकी पार्लियामेंट है नेसेट, उसको वो संबोधित भी करेंगे और जो कुछ बंधकों के परिवार हैं उनसे भी वो बात करेंगे। तो ये उसकी पूरी बैकग्राउंड काम उसका ये दोनों लोग कर रहे हैं, उनके दूत। और अब ट्रंप को रविवार को वहां पर जाना है। इसीलिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है गाजा का शांति का, ये एक्चुअली ट्रंप का प्रोजेक्ट है, इसका तो श्रेय उनको देना पड़ेगा। सर लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इंडिया टीवी पे जो हम लोग खबर चला रहे हैं उसमें ये मत चलाइए ना, आप इरिटेट कर रहे हैं कि ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पुरस्कार। आप वो चलाइए ना, मारिया को मिला है, जिसको मिला उसकी खबर चलाइए आप। सर उनको कितने लोग जानते हैं और ट्रंप को कितने लोग जानते हैं? सर उसकी जीत से जो हारा उसके चर्चा ज्यादा है ना सर, ट्रंप का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। लेकिन वो यदि देख रहे होंगे कहानी कुर्सी की तो वो नाराज होंगे। सर न्यूज वैल्यू और न्यूसेंस वैल्यू बोथ, न्यूसेंस वैल्यू भी बहुत दोनों है उनकी। लेकिन आप सोचिए अब भी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ट्रंप का जो पूरी एक्सरसाइज है, ट्रंप की जो कोशिश है इजराइल को लेकर, तो आप ये देखें कि इजराइल हमले करना कब बंद करता है और बंधक कब छोड़ते हैं। अभी तक जो जानकारी थी कि सोमवार को वहां पे विड्रॉल शुरू हो गया है और नॉर्थ गाजा में अब लोग वहां पे जो डिस्प्लेस थे वो आने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम इस बात के कहेंगे कि कब हमले खत्म होंगे तो मेरे ख्याल से अब और सेलिब्रेशन भी शुरू हो गया, सेलिब्रेशन भी शुरू हुआ एक तरह से। ट्रंप अगर संडे को इजराइल जा रहे हैं तो उससे पहले आपको लगता है परसों की तो बात है, आज अब मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई इजराइल वहां पर हमला करने वाला। तब तक बंधक 2 दिन में बंधक छोड़े जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये बात मानी है हमास ने, ये बात हमास ने मानी है कि वो बंधक छोड़ेगा। ये भी बात हुई है वहां पर कि कोई मतलब एक फंक्शन नहीं किया जाएगा जिसमें बंधक छोड़े जाएंगे। बंधक जो है वो अलग अलग जो कमिटीज हैं उनके जरिए छोड़े जाएंगे, जिसमें इजराइल का हमला देशों के नाम हैं जिनके जरिए वो छोड़े जा रहे हैं, जिनके लोग वहां पे होंगे। रेड क्रॉस का नाम है कि उसके जरिए छोड़े जाएंगे। तो कोई सेरेमनी नहीं होगी, कोई सेरेमनी। इजराइल का हमला ये बता रहा है हमास के ऊपर फिर से कि भाई अभी हमास ने बंधक छोड़ने के लोगों के कमिटमेंट नहीं दिया और अभी तक छोड़े नहीं है। इजराइल को लग रहा है कि शायद वो लोग छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने फिर बमबारी करी। अगर छोड़ने की बात होती तो मुझे लगता है डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ट्रंप के इजराइल जाने के पहले बंधक छुड़वा देते। अब मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये मामला फिर
और खटाई में पड़ रहा है। जो इनके बीच वार्ता हुई है, ट्रम्प इजराइल जा रहे हैं, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है कि इनके बीच पीस टॉक होगी, कि जिस तरीके से इजराइल ने हमला कर दिया रात को, यह बता रहा है कि इजराइल ने जो समय दिया होगा उस समय हमास ने माना नहीं, और हमास ने यह भी कहा होगा काफी कुछ चेंज हो गया है वहां। उम्मीद करते हैं इसमें 3 देशों की एक्चुअली भूमिका है सबसे बड़ी। अमेरिका की तो है ही, हमास के ऊपर इन्फ्लुएंस डालने के लिए सबसे बड़ा जो थैंक यू कहा गया है अमेरिका के तरफ से, वो कहा गया है एर्दोगान को, तुर्की के जो है बताया जा रहा है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हमास के ऊपर एर्दोगान का था, तुर्की का था, उन्होंने बहुत दबाव डाला। और तीसरा जो कतर ने भूमिका इसमें अदा की है, बम भी खाया उसके बावजूद वो मध्यस्थ की भूमिका में रहा, नहीं तो ये काम नहीं हो पाता। तो दुनिया में किसी हिस्से में शांति हो रही है, वो भी इतना वॉलेटाइल रीजन, तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको स्वागत करना चाहिए। तो एर्दोगान के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि जिस तरह से पूरी लड़ाई अभी एर्दोगान कर रहे हैं टर्की में, कि वो इस्लामिक पूरे सोसाइटी का लीडर बनना चाहते हैं। तो यदि ये खलीफा बनना चाहते हैं तो वो उनके लिए तो बड़ी नहीं। लेकिन इस खबर में तो ये सारे मुस्लिम देश उलझे हुए हैं सर। इन सब के देश में जनता ये कह रही है कि तुमने तो बेच दिया इजराइल को। हाँ, वो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके आपको मालूम है, वो तो पाकिस्तान के साथ भी हुआ। पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं सर, ये तो पुरानी खबर हो गई। पाकिस्तान में लोगों की मौत हो गई उन प्रदर्शनों में, पुलिस को फोर्स यूज करनी पड़ी है। मैं इसका एक आकलन जरा कीजिए कि हमास को क्या मिला, फिलिस्तीनियों को क्या मिला। उन्होंने बंधक बनाया, कुछ लोगों को मारा, 200 लोगों को बंधक बनाया था, मारा उनमें से बहुत 48 के आसपास जीवित बच गए हैं। 20 जीवित हैं बस। कुछ तो छोड़ दी बीच में, उन्होंने कुछ को छोड़ा भी था। आज 1 लाख के आसपास फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। बिल्कुल। और गाजा जो है वो एक जैसे ना मध्ययुगीन शहर की तरह खंडरों में बदल गया है। कोई अस्पताल नहीं बचा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं बचा है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करें, जितने मल्टी स्टोरीज उनके बिल्डिंग थे सारे आज के दिन में ध्वस्त हो गए हैं। कैंप का कैंप बचा हुआ है। और आप स्थिति आप आकलन कीजिए, इस स्तर पर हमास यदि समझौता करता है तो हमास के लिए क्या जगह बचेगी पूरे अरब कंट्री के अंदर। और अरब कंट्री सब मिलकर के भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये एक मैसेज बहुत उनको तो इजराइल की शर्तों पर, अमेरिका की शर्तों पर मानना पड़ा है, पूरा दबाव उस तरह से। रूस यूक्रेन का अपडेट आपको मैं दे देता हूं, क्योंकि यहां भी बहुत प्रयास किए थे लेकिन निराश हताश हो गए वो पुतिन के रवैये से, ऐसा ट्रंप कहते हैं। अब पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमले और तेज कर दिए हैं। खेरसोन में यूक्रेनी यूएवी फैक्ट्री पर स्कंदर M मिसाइल से हमला किया है रूस ने, फैक्ट्री तबाह हो गई है। और आपको बता दें रूस के नए हमले से कीव के लेफ्ट बैंक में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहां पर कई इलाकों में नहीं हो रही। इस वक्त हजारों लोग बिना बिजली पानी के हैं, और अब तो सर्दियां हैं शुरू हो गई हैं उस इलाके में, तो एनर्जी की और बिजली की तो बहुत सख्त ज़रूरत है। 60% यूक्रेनी हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है और रूस की तरफ से लगातार ऊर्जा संयंत्रों को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन बहुत मुसीबत में है। अच्छा, ये काम यूक्रेन भी करता है। इन्होंने उनकी तेल पाइपलाइन पे हमला किया था, उनकी रिफाइनरीज पे हमला किया था, तो अब उसका बदला ले रहा है रूस। और अगर ये हाल रहा तो यूक्रेन के लिए युद्ध में बने रहना भी एक चुनौती हो जाएगी, क्योंकि आपकी सिविलियन पॉपुलेशन अगर ठंड में ठिठुरेगी तो फिर आप पहली व्यवस्था तो वो करेंगे ना, फिर जंग में आपके हाथ जो हैं वो थोड़े कमजोर भी होते हैं सर। और अब तो ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज भी नहीं दिया, तो वो उस पूरा कॉम्प्लिकेशन में वो कहेंगे भाई जो अब ट्रंप को लगेगा क्या फायदा मुझे, मैं इतने प्रयास क्यों करूं? वही तो कह रहे हैं, हथियारी दो इनको लड़वाइए किस तरह से होगा। यूक्रेन फंसा हुआ तो है ही, लेकिन अब वो रास्ता इतना आसान नहीं होता ना सर। युद्ध का जो जितना लंबे समय से चल रहा है, 3 साल हो गए, वहाँ पर बार बार ऐसी जगह पर फंस गए कि वहाँ से निकलना अपने देश के लिए भी जवाब देना मुश्किल काम होता है, उसको कंटिन्यू करना, सस्टेन करना भी मुश्किल होता है। और अब देखना पड़ेगा कि अभी ट्रंप किस तरह से इसको रिएक्ट करते हैं। क्या वो फिर से यूक्रेन के साथ खड़े होकर एक नई तरीके की मुसीबत पैदा करेंगे? सर, कई बार कोई लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है तो हम लोग जो उसका मूल है वो भूल जाते हैं। हाँ। ये मूल क्या था कि पुतिन ने कहा यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। आज भी अगर ज़ेलेंस्की इस्तीफा दे दे और ये कह दे कि हम नहीं बनेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। ज़ेलेंस्की ने कहा है, ऐसा नहीं, देखिए ज़ेलेंस्की ने तो कहा है कि इस्तीफा वो दे देगा एक बार लड़ाई खत्म हो जाए। जैसे ही लड़ाई खत्म होगी वो इस्तीफा दे देगा। लेकिन अमेरिका की तरफ भी देखिए, वो टॉमहॉक मिसाइल्स देने की बात कर रहा है, और ये हमले इसलिए तेज हुए हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो जो कह रहा है कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल्स देगा, जो कि लंबी दूरी के मारने की मिसाइल्स हैं, इसके कारण भी जो रशिया है वो ज्यादा। अच्छा, मैंने ये खबर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट जोन से आ जाती है कि वहां की जनता क्या चाहती है। जैसे इजराइल में प्रदर्शन होते हैं नेतन्याहू सरकार के खिलाफ कि जंग बंद करो तभी बंधक छूटेंगे।
लेकिन मैंने कोई खबर नहीं देखी कभी कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की पर दबाव वहां की जनता बना रही हो कि तुम मान जाओ, या रूस के अंदर पुतिन पर दबाव बन रहा हो कि तुम हमला बंद कर दो। पुतिन पे तो दबाव बन नहीं सकता जिस तरह से वो रशिया को चलाते हैं। पुतिन पर कौन से, पुतिन किसकी सुन रहे हैं? वो पुतिन तो किसी की सुनते नहीं है कि वो जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, वहां पर जिस तरह से शासन चला रहे हैं, तो उन पे दबाव बनाना कोई संभव नहीं है। हाँ, जेलेंस्की में क्या मतलब उसकी वहां की जनता दबाव बनाएगी, लेकिन तो कैसे रुकेगा सर युद्ध? जेलेंस्की की तो ताकत ही वो जनता भी है और वो युद्ध भी है एक्चुअली। यदि जेलेंस्की की जनता उनके साथ है, बिल्कुल साथ। तो युद्ध के समय तो सारे देश की जनता अपने देश के साथ होती है ना। तो युद्ध के समय थोड़ी कोई जनता बोलेगी कि आप युद्ध मत करो, सामने वाला मिसाइल मारा और आप कहोगे आप युद्ध मत लड़ो। उसमें तो राष्ट्र भावना, भाई वो सब कहेंगे कि नहीं हम पे हमला हुआ, आप हमला कीजिए। अभी तो सब युद्ध में होंगे, लेकिन जो देश की हालत हो गई यूक्रेन की, या रशिया जितना मतलब अब पीछे चला गया, यूक्रेन लगभग आधा खत्म हो गया है, 60% यूक्रेन अंधेरे में चला गया है। तो मुझे लग रहा है पुतिन को भी सोचना पड़ेगा और जेलेंस्की को सोचना पड़ेगा कि भाई वो दोनों अपने देश को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, और युद्ध तो संवाद से ही रुकने वाला है। जब तक दोनों बातचीत के टेबल पर नहीं बैठेंगे, दोनों देश के लोग बैठेंगे नहीं, युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। रास्ता निकालना ही पड़ेगा कि अब दोनों देशों को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई जेलेंस्की नुकसान हुआ है, पुतिन भी बहुत, रशिया के अंदर नाराजगी है, बहुत नुकसान हुआ है रशिया का भी। और 3 साल युद्ध चला रहा है, जिसे कहा जाता था कि रशिया 48 घंटे में यूक्रेन तो खत्म कर देगा। 3 साल से रशिया यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, पुतिन से हथियार नहीं डलवा पा रहा है। बता रहा है कि यूक्रेन कितनी मजबूती से लड़ रहा है। और अब ज्यादा तकलीफ तो मुझे लगता है पुतिन के लिए अपने देश में जवाब देने के लिए। 3 साल से बात सही है। यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, इस चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पूरा नाटो लड़ रहा है। नाटो के पास अपनी कोई फोर्सेस नहीं है जो जाकर के यूक्रेन में उतर करके लड़े। लड़ाई यूक्रेनी सोल्जर्स ही लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी ताकत जो है वो नाटो की ताकत है। तो रसिया यदि लड़ रहा है तो यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, वो पूरे नाटो से लड़ रहा है। नाटो प्लस अमेरिका से। हाँ, नाटो पता था ना रशिया को। एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण सवाल यहां पर आकर के हुआ है कि रसिया एक कदम भी जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल जाकर के जेलेंस्की यदि समझौता करते हैं तो कौन सा है, यदि सम्मानजनक समझौता तो तभी हो सकता है कि रसिया वहां से विड्रॉ करे। रसिया उसके लिए विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। और यदि ऐसे में समझौता वो करके आते हैं तो कल जाकर के जेलेंस्की की क्या स्थिति रह जाएगी, या नाटो की क्या स्थिति रह जाएगी। इतने कॉम्प्लेक्स स्थिति में वहां पर पहुंच गए हैं। और अमेरिका ने अभी तक कहा था कि भाई हम इसमें नहीं डालना, हम हथियार तो देंगे लेकिन हम लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो उसकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो तो काम करेगी, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं। और नाटो के पास इतनी ताकत नहीं है, उनके अपने लोग इतने नहीं है तो जाकर के अपने सोल्जर वहां उतार कर मर तो यूक्रेनी रहे हैं, रूसी सोल्जर्स तो सारे वही हैं। अब देखिए, ये जो नोबेल वाली खबर है, हमने इस पर काफी व्यंग्य कर लिया, लेकिन ये सही है कि ये पुरस्कार उनको नहीं मिला। क्या इससे ट्रंप की मनोस्थिति पर कोई असर पड़ेगा? अगर वो वाकई शिद्दत से ये जंगें रुकवाने के प्रयास कर रहे हैं तो क्या अब वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाएंगे? कोई बात नहीं, मैं तुम लड़ते हो मरते हो तो मरो, मेरा क्या? या अब भी वो उसी तीव्रता के साथ खासकर ये जंग रुकवाने के प्रयास करेंगे? दार्शनिक बन जाएंगे सर, या तो दार्शनिक बन जाएंगे। इतना झटका खाने के बाद आदमी दार्शनिक भी हो जाता है, सब मोह माया से मुक्त हो जाता है। ये जंग आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नीटो कंट्रीज जो हैं उन पे यूरोप पे खतरा है। यूरोप ये मानता है कि रूस जो है इसके बाद यूरोप पे हमला करेगा। और ऐसे में जिस तरह की हरकतें हुई हैं कि रशिया के जो यूएवी मतलब जो यूएवीज हैं वो जो अमेरिका के, एक बात बोले, अमेरिका के राष्ट्रपति के इस झगड़े में पड़े बगैर क्या ये झगड़ा सुलझ सकता है? कैसे सुलझेगा? नेटो जो है उसमें सबसे ताकतवर अमेरिका है। एक इसमें नेटो में सबसे ताकतवर अमेरिका है, उसकी कमिटमेंट है नेटो की तरफ। और अगर वो कमिटमेंट पूरी नहीं करता तो इसलिए कह रहा हूं अमेरिकी राष्ट्रपति के पूरी तरीके से इसमें आए बगैर ये झगड़ा नहीं रुक सकता। लेकिन जब शुरुआती दौर था 90 के दशक में कि मैं चले जाइए, तो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थी रसिया और नाटो के बीच में कि आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे। आप जो है आप अपने, ये क्या है नाटो, क्या है एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम, हम इसको कहते हैं भाषा में कि एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम है, हमारा और सबका एक साथ है। चलिए सर, उम्मीद लेकिन करनी चाहिए, हम सबको दुआ करनी चाहिए विश्व में शांति की।